नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने YouTube चैनल इंडियन पॉलिटी विथ रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संविधान सभा की प्रस्तावना पर 3 भागों में प्रस्तावना पर चर्चा की थी और आज हम प्रस्तावना पर आगे चर्चा करते हैं। हमने प्रस्तावना को पढ़ा, उसके प्रत्येक शब्द का तात्पर्य जाना और आज हम प्रस्तावना के न्यायिक दृष्टिकोण पर बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या नहीं। प्रस्तावना से संबंधित वाद रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उन निर्णयों पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, इस वाद पर हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला वाद आया था बेरुबारी यूनियन वाद। बेरुबारी यूनियन, बेरुबारी एक जगह का नाम है और सबसे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और इसी वाद के तहत पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। वाद था बेरुबारी यूनियन वाद और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने वाद गाया था और वाद था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है और उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, किंतु ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या एक कुंजी है। फिर अगला वाद और आया था सुप्रीम कोर्ट में और वो वाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। बेरुबारी वाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर मामला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय को बदलते हुए ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। विपरीत, बेरुबारी वाद से विपरीत अपना निर्णय सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और आप प्रस्तावना में क्या कर सकते हो, संशोधन भी कर सकते हो। और इसी वाद के बाद प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायता प्रदान करती है। प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। संविधान का निर्वाचन प्रस्तावना की पवित्र भावना के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, आप उसमें संशोधन कर सकते हो। इसके साथ उन्होंने कहा कि आप प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना में कोई भी संशोधन इस प्रकार नहीं किया जा सकता जिससे कि मूल ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं हो जिससे कि संविधान की मूल ढांचा, संविधान का जो मूल ढांचा है उस मूल ढांचे पर क्या प्रभाव पड़े, प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो ये इसके साथ वाद में और भी कहा गया था और कहा कि प्रस्तावना संविधान भारत के संविधान का मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा। तो प्रस्तावना पे न्यायिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो दो ही महत्वपूर्ण वाद आते हैं, एक तो बेरुबारी वाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। बेरुबारी वाद तो आया था 1960 में और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया था 1973 में। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के महत्व पर। हमारे भारत के कुछ विचारक रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य भी थे और वर्तमान में संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से प्रस्तावना की चर्चा की और उन्होंने प्रस्तावना से संबंधित अपने विचार रखे थे, उन्हीं विचारों, उनके विचारों पर हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना के महत्व पर। तो हम बात करते हैं सुभाष कश्यप, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ है।
सुभाष कश्यप ने क्या कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है। प्रस्तावना क्या है? आधारशिला है। तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। क्या कहा था कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा। प्रस्तावना एक आधारशिला है तो संविधान उसके ऊपर खड़ी क्या है? एक अट्टालिका है। प्रस्तावना तथ्य निर्देश है। प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सीधी की साधन है। ये कहा था प्रस्तावना के बारे में सुभाष कश्यप ने। नानी पालके वाला ने क्या कहा था? नानी पालके वाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। नानी पालकी वाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अब हम बात करते हैं कि मुंशी की कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो के मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। अब हम बात करते हैं आचार्य जे.बी. कृपलानी की। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कहा था कि प्रस्तावना में रखे सिद्धांत गहन सिद्धांत हैं। प्रस्तावना में रखे सिद्धांत गहन सिद्धांत। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कहा था कि प्रस्तावना में रखे सिद्धांत गहन सिद्धांत हैं। अब हम बात करते हैं पंडित गोविंद दास की। पंडित गोविंद दास ने कहा कि प्रस्तावना आदि वाक्य और संविधान की आधारशिला है। प्रस्तावना आदि वाक्य और संविधान की क्या है? आधारशिला है। अब हम आगे बात करते हैं वी.एन. गॉडगिल। वी.एन. गॉडगिल ने कहा प्रस्तावना की तुलना प्राचीन पाठकों के नांदी पाठ से की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव की। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना पर बहुत अच्छी टिप्पणियाँ की थी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे अमूल्य भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे अमूल्य भाग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना संविधान का एक जटिल नंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक जटिल नंग है। प्रस्तावना संविधान में एक जटिल नंग है। प्रस्तावना उचित मापदंड तौल का तराजू है। तो देखो उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना संविधान में एक जटिल नंग है और प्रस्तावना उचित मापदंड है। एक टिप्पणी और की थी, प्रस्तावना उचित मापदंड है जिसके साथ कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है। एक तराजू है और उस तराजू के अंदर संविधान के मूल्य को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आगे इन्होंने टिप्पणी की थी कि प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य है। प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य है नहीं, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। और यही टिप्पणी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2022 में पूछी गई थी कि प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य है नहीं, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। अब हम बात करते हैं हंसा मेहता की। हंसा मेहता ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? हंसा मेहता ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना द्वारा दिए हुए वचन के पूर्ण होने पर ही यह देश अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। इन्होंने कहा कि जब संविधान की प्रस्तावना है और उसमें जो वचन दिए हुए हैं, अगर ये वचन पूरे हो जाए तो हमारा देश अपनी पुरानी जो प्रतिष्ठा है उसको क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। अब हम बात करते हैं सिमनलाल सक्सेना। सिमनलाल सक्सेना संविधान सभा के एक सदस्य थे और उन्होंने प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं एच.वी. कामत की। एच.वी. कामत ने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़े जाने का कहा था, लेकिन उनका प्रस्ताव भी खारिज हो गया था। और रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द जोड़े जाने की और प्रस्तावना को देवी कहा था,
रोहिणी कुमार चौधरी ने क्या कहा था, प्रस्तावना को देवी कहा था। तो आज हमने प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण और प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी की और हमने प्रस्तावना को पूरा पढ़ा 4 भागों में। आगे हम संविधान के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक मस्त रहें, पढ़ते रहें।